hello everyone. This is Eliezer Finesse and you are watching Eliezer Educational Academy. तो लास्ट टाइम हम सेकेंड ईयर इंग्लिश के 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड MCQs कर रहे थे, जिसमें हमने 50 MCQs हम कर चुके थे और इस पार्ट 2 वीडियो में हमने 51st या 51 MCQ से हमने स्टार्ट करना है। तो आए हम बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जहां हमने MCQ नंबर 1 से लेके MCQ नंबर 50 तक किया है, तो आप लाजमी जाकर देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकेंड ईयर इंग्लिश MCQs के नाम से, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आए हम स्टार्ट करते हैं अपना MCQ नंबर 51। The unawareness to the future is given so that everyone can। मतलब ये फ्यूचर जो है हमसे क्यों छिपाया गया है। तो हर कोई, ऑप्शन नंबर ए कंप्लेन ईजिली, ऑप्शन नंबर बी अमास वेल्थ, ऑप्शन नंबर सी फुलफिल हिज पार्ट इन द वर्ल्ड सेट बाय नेचर, या ऑप्शन नंबर डी डाई कामली। तो इस MCQ का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी, वो है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा है फुलफिल हिज पार्ट इन द वर्ल्ड सेट बाय नेचर। क्योंकि अगर हर इंसान को फ्यूचर का पता होता तो कोई भी अपना पार्ट फुलफ़िल नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता कि हमारे साथ आगे जाकर यही होना है। तो कोई भी अपना जो पार्ट है वो अच्छी तरह से नहीं निभाता, जो कि नेचर ने या खुदा ने सेट किया हुआ है। तो यही वजह है कि फ्यूचर इंसान से छिपाया गया है। MCQ नंबर 52। Pope has a firm belief that God, ऑप्शन नंबर ए punish evildoer, B paves the way of chaste people, C treats his entire creature equally, या ऑप्शन नंबर डी punishes criminals। तो क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे पूछा जा रहा है कि जो पोप थे, जिन्होंने अलेक्जेंडर पोप जिन्होंने ये पोम लिखी, तो उनका क्या ईमान था। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट गॉड ट्रीट्स हिज एंटायर क्रीचर इक्वली, कि खुदा अपने जितने भी बनाए हुए जानदार हैं उनको इक्वली ट्रीट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ट्रीट्स हिज एंटायर क्रीचर इक्वली। MCQ नंबर 53। एटम्स और सिस्टम्स into ruin hurled, here system means system of dash। अच्छा, ये इसी पोम्स की एक लाइन है, एटम्स और सिस्टम्स into ruin hurled। तो हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ ये जो सिस्टम लिखा हुआ है, यहाँ सिस्टम से क्या मुराद है, या सिस्टम के क्या मानी है। तो ऑप्शन नंबर ए एन एटम, ऑप्शन नंबर बी द कंट्री, ऑप्शन नंबर सी द यूनिवर्स, या ऑप्शन नंबर डी द वर्ल्ड। तो इस MCQ का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द यूनिवर्स। ये जो पोम है इसमें सिस्टम से मुराद है द यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 54 की जाने बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पोप द ग्रेट टीचर इज डैश। पोप के अकॉर्डिंग, अलेक्जेंडर पोप के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट टीचर है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए पेरेंट, क्या माँ बाप अच्छे टीचर्स होते हैं सबसे ग्रेट टीचर्स। ऑप्शन नंबर बी रिलीजन, क्या मज़हब सबसे अच्छा टीचर होता है। ऑप्शन नंबर सी डेथ, क्या डेथ सबसे अच्छी टीचर होती है, या ऑप्शन नंबर डी सिबलिंग्स, या बहन भाई सबसे अच्छे टीचर होते हैं। तो इस MCQ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी डेथ। जो डेथ है वो सबसे ग्रेट टीचर है अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप। क्वेश्चन नंबर 55। द पोएट सेज दैट अ मैन शुड प्रे टू गॉड एंड हम्बली डैश। ऑप्शन नंबर ए लर्न, ऑप्शन नंबर बी रीड, ऑप्शन नंबर सी राइट, या ऑप्शन नंबर डी होप। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो हमारे पास राइट आंसर है, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी होप। होप इज़ द राइट आंसर ऑफ
क्वेश्चन नंबर 55, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि जो पोइट हैं वो कहते हैं कि इंसान को खुदा से दुआ करनी चाहिए और हम्बली मतलब कि सुकून से, इत्मीनान से उसके ऊपर उम्मीद रखनी चाहिए या ईमान रखना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू पोप मैन इज़ नेवर सेटिस्फाइड विद हिज डैश। तो पोप के अकॉर्डिंग इंसान किस चीज़ से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। वैसे देखा जाए तो जो मर्द होता है वो बीवी से सेटिस्फाई नहीं होता हमारे माशरे में देखा जाए, लेकिन वो एक जनरल बात हो रही है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि पोप, अकॉर्डिंग टू पोप क्या समझते हैं कि इंसान किस से सेटिस्फाई नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए रिलीजन, क्या वो अपने मज़हब से सेटिस्फाई नहीं होता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मज़हब से इंसान सेटिस्फाई होता है। ऑप्शन नंबर बी फैमिली, क्या इंसान फैमिली से अपनी सेटिस्फाई नहीं होता। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंट स्टेट, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम। तो हाँ, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ 56। क्यों प्रेजेंट स्टेट, क्योंकि इंसान की जो प्रेजेंट स्टेट होती है ना, जो हालत होती है, जो प्रेजेंट हालत होती है, उससे इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। अब देखें, जो गरीब हैं वो तो बेचारे नहीं होते सेटिस्फाई, क्योंकि वो गरीब होते हैं, और जो अमीर होते हैं वो चाहते हैं कि हम और अमीर हो जाएं। वो फिर भी टेंशन में रहते हैं कि हमारे बिज़नेस में ये हो गया, हमारे बिज़नेस में वो हो गया। तो इंसान जो है वो कभी भी अपनी प्रेजेंट स्टेट से नहीं सेटिस्फाई होता। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी सेकेंड ईयर में हैं, तो आप लोगों को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग सेकेंड ईयर में हैं। लेकिन मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते। वो बोलते हैं यार जल्दी जल्दी सेकेंड ईयर हो, हम यूनिवर्सिटी में जाएं, फिर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। और फिर यूनिवर्सिटी में जब चले जाते हैं ना, फिर बोलते हैं यार अब यूनिवर्सिटी में आकर जल्दी से डिग्री मिल जाए ये वो। फिर जब डिग्री मिल जाती है फिर बोलते हैं यार मास्टर कर लें। तो फिर ऐसे ऐसे इंसान कभी भी अपनी अच्छी जॉब भी लग जाए तो फिर वो भी बोलते हैं कि हमारी अच्छी जगह और ज़्यादा अच्छी जगह हो जाए। तो पूरी लाइफ पे इंसान अपनी जो प्रेजेंट स्टेट है उससे सेटिस्फाई कभी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 57, अकॉर्डिंग टू पोप द सोल ऑफ मैन इज़। पोप के अकॉर्डिंग जो इंसान की रूह है वो क्या है। ऑप्शन ए रेस्टलेस इन द वर्ल्ड, ऑप्शन बी फियरलेस इन द वर्ल्ड, ऑप्शन सी फियरफुल इन द वर्ल्ड, या ऑप्शन डी ड्रेडफुल इन द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे पूछा जा रहा है कि जो पोप के अकॉर्डिंग जो इंसान की रूह है वो क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, रेस्टलेस इन द वर्ल्ड। जो इंसान की रूह है वो रेस्टलेस होती है, वो कभी भी रेस्ट नहीं करती जब तक वो इस दुनिया में है। क्वेश्चन नंबर 58, इन द पोम लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन द पोइट यूज द वर्ड हेवन फॉर। इसमें पूछा जा रहा है कि जो पोएम है लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन जो कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखी, तो इसमें लफ्ज़ यूज़ हुआ है हेवन। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि हेवन किस लिए यूज़ हो रहा है लफ्ज़। तो ऑप्शन नंबर ए पैराडाइज, क्या वो पैराडाइज के लिए यूज़ हो रहा है। ऑप्शन बी स्काइज़, क्या वो आसमानों के लिए यूज़ हो रहा है। ऑप्शन सी यूनिवर्स, क्या वो कुल कायनात के लिए यूज़ हो रहा है। या ऑप्शन डी खुदा गॉड, क्या वो खुदा के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 58 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पोप ने हेवन का लफ्ज़ खुदा के लिए इस्तेमाल किया है। 59, क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट फ्यूचर ब्लिस ही गिव्स नॉट दी टू नो। ये एक पोम की लाइन है, व्हाट फ्यूचर ब्लिस ही गिव्स नॉट दी टू नो। ये लाइन फ्रॉम एन एसे ऑन मैन की ही लाइन है। हेयर ब्लिस मीन्स, इसमें जो लफ्ज़ आ रहा है ना ब्लिस, पूछा जा रहा है कि ब्लिस का मतलब क्या है। अब एक WWE की रेसलर है, अगर आप रेसलिंग देखते हैं तो आपको पता होगा, उसमें
अलेक्सा ब्लिस है, एक वुमेन रेसलर है, वुमेन सुपरस्टार है। तो देखते हैं आज के ब्लिस का मतलब होता क्या है, जो कि आपको याद रहेगा हमेशा। तो ऑप्शन नंबर ए सैडनेस, क्या ब्लिस का मतलब सैडनेस है। ऑप्शन नंबर बी वीकनेस, क्या ब्लिस का मतलब वीकनेस है। ऑप्शन नंबर सी लव, क्या ब्लिस का मतलब प्यार है। या ऑप्शन नंबर डी हैप्पीनेस, या ब्लिस का मतलब खुशी है। तो जी बिल्कुल, ब्लिस का मतलब है खुशी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 59, हैप्पीनेस। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 60, अ हीरो पेरिश और अ स्पैरो फॉल, हेयर पेरिश मीन्स। ये भी एक एसे ऑन मैन की एक लाइन है पोम की, अ हीरो पेरिश और अ स्पैरो फॉल। इसमें पूछा जा रहा है कि जो लफ्ज़ पेरिश यूज़ हुआ है वो किस लिए यूज़ हुआ है। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है डिवेलप, ऑप्शन नंबर बी ग्रो, ऑप्शन नंबर सी डाई, या ऑप्शन नंबर डी लिव। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी डाई। जो पेरिश लफ्ज़ है वो यूज़ हुआ है डाई के लिए, मरने को कहते हैं पेरिश। अच्छा, यहाँ तक हमारा लाइन्स फ्रॉम एसे ऑन मैन कंप्लीट हो जाता है इसके एमसीक्यूज़। अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। जो पोम है द सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी रीपर के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61, द पोम सॉलिटरी रीपर वॉज कंपोज्ड बाय। ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी विलियम ब्लेक, या ऑप्शन डी विलियम क्रिस्टोफर। तो हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि जो पोम है सॉलिटरी रीपर वो किसने कंपोज की है। तो देखते हैं किसने कंपोज की है। अब अमूमन बच्चों को ना दो चीज़ों में बहुत मुश्किलात होती हैं। अब ये दो पोइट्स हैं, एक विलियम वर्ड्सवर्थ है और एक विलियम शेक्सपियर है। तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ था या विलियम शेक्सपियर था। तो आपने याद रखना है जो पोएम द सॉलिटरी रीपर है वो लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ऑप्शन नंबर ए विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है सॉलिटरी रीपर। सो ऑप्शन नंबर ए विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 62, द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉलिटरी रीपर वॉज अ रिजल्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ्स टूर ऑफ। अच्छा, ये जो सॉलिटरी रीपर है ये मतलब कि जब लिखी तो किस वजह से लिखी, कैसे लिखी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, मतलब कि कौन से टूर में थे तो तब उन्होंने ये सॉलिटरी रीपर लिखी, कि जो सॉलिटरी रीपर थी उन्हें किधर नज़र आई, ये बाकायदा ये पूछा जा रहा है। तो वो किधर घूमने गए थे, देखते हैं भाई किधर घूमने गए थे। ऑप्शन नंबर ए आउटस्कर्ट्स ऑफ स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर बी हेब्राइड्स ऑफ स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर सी हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, या ऑप्शन नंबर डी सबर्ब्स ऑफ स्कॉटलैंड। तो अगर जिस किसी ने भी ये पढ़ा हुआ है तो उसको याद होगा कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड में घूमने गए थे, जहां उन्होंने सॉलिटरी रीपर को देखा, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गा रही थी, तो वो उनसे बड़ा इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने एक पोम ही लिख डाली जिसका नाम उन्होंने रखा द सॉलिटरी रीपर। तो हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड में गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 63, द सॉलिटरी रीपर वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग दैट वॉज। अच्छा, ये तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं ऑप्शंस, क्योंकि ये तो आम सी बात है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वेल एंड गुड, आपको आना भी चाहिए, नहीं पढ़ा तो बच्चों आप लोग बहुत पीछे हो। तो वो एक मेलनकली गा रही थी, मेलनकली मतलब एक सैड सॉन्ग गा रही थी, जैसे उसका दिल टूटा हो, तो वो एक मेलनकली सॉन्ग गा रही थी जो कि जिसको कहते हैं सैड सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 64, द वॉइस ऑफ द सॉलिटरी रीपर एंड हर सॉन्ग वर इकोइंग अराउंड द। अच्छा, कभी आप खाली जगह पे कोई ज़ोर से आवाज़ दें या गाना गाएं तो वो इको करता है, बार बार आपको उसकी आवाज़ 2-3 बार सुनाई देती है। तो जैसे कभी कोई माइक में गा रहा होता है, इको ज़्यादा बढ़ाई हो तो
वो बार बार वो रिपीट होती है आवाज़। तो जो सॉलिटरी रीपर थी उसकी जो जब वो गाना गा रही थी तो उसकी जो आवाज़ थी वो इको कर रही थी अराउंड किसके। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए माउंटेन्स, ऑप्शन नंबर बी रिवर्स, ऑप्शन नंबर सी वैली या ऑप्शन नंबर डी सिटी। तो जो उसकी सॉलिटरी रीपर की जो आवाज़ थी वो इको कर रही थी अराउंड अराउंड द वैली। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, द पोएट कंपेयर्ड द गर्ल्स वॉइस विद टू। तो ये तो पता होना चाहिए अगर आप लोगों ने पढ़ा है। मैं इसके भी अगेन मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ये जो पोएट थे विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने जो गर्ल थी उसकी जो आवाज़ थी वो किस चीज़ से कंपेयर की, किन दो चीज़ों से कंपेयर की। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दो बर्ड्स के साथ की जिनका नाम था, एक का नाम था कुकू बर्ड और दूसरा नाइटिंगेल बर्ड। तो इन दो बर्ड से उन्होंने जो गर्ल की वॉइस थी उसको कंपेयर किया। तो हम 65 MCQs तक कर चुके हैं। 66 MCQ से करते हैं नेक्स्ट पेज से। लेट मी अरेंज दिस। तो क्वेश्चन नंबर 66 में हमसे पूछा जा रहा है, द पोएट थिंक्स दैट द वॉइस ऑफ द गर्ल इज़ मोर चार्मिंग एंड थ्रिलिंग देन। तो कंपेयर किया था कुकू एंड नाइटिंगेल से। तो इसका भी आंसर ये सामने ही हमारे आगे जो 65 में था कि उन्होंने बोला कि जो गर्ल की वॉइस है वो कुकू बर्ड और नाइटिंगेल से भी ज़्यादा चार्मिंग है और बहुत अच्छी है, खूबसूरत आवाज़ है। कुकू एंड नाइटिंगेल जो बर्ड होते हैं जब वो आवाज़ निकालते हैं तो अमूमन लोग बहुत पसंद करते हैं। तो उन्होंने कुकू बर्ड और नाइटिंगेल बर्ड से उस गर्ल की वॉइस को कंपेयर किया कि इस गर्ल की जो वॉइस है वो उनसे भी ज़्यादा चार्मिंग है और ख़ूबसूरत है। क्वेश्चन नंबर 67, द पोएट कुड नॉट अंडरस्टैंड द सॉन्ग बिकॉज द गर्ल वॉज। अच्छा, इसमें जो पोएट हैं वो गर्ल की आवाज़ को नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो किसी दूसरी ज़ुबान में सिंग कर रही थी। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि वो किस ज़ुबान में सिंग कर रही थी। ऑप्शन नंबर ए फार अवे, ऑप्शन नंबर बी सिंगिंग इन गायलिक और केल्टिक, ऑप्शन नंबर सी पोएट इज़ हार्ड हेयर या ऑप्शन नंबर डी सिंगिंग इन फ्रेंच लैंग्वेज। तो जो गर्ल थी वो किस ज़ुबान में गीत गा रही थी या गाना गा रही थी, इस यही वजह है कि पोएट उसकी आवाज़ नहीं सुन पाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सिंगिंग इन गायलिक और केल्टिक। तो जो गर्ल थी वो, ये गायलिक और केल्टिक एक ही बात है, आयरिश। ये आप लोगों को बताता चलूँ, ये आयरिश लोगों का एक्सेंट है, केल्टिक उनकी ज़ुबान है। अच्छा, कुछ लोग उसको सेल्टिक पढ़ते हैं लेकिन असल जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेल्टिक नहीं बल्कि केल्टिक होती है। तो वो जो गर्ल थी वो केल्टिक ज़ुबान में गा रही थी, यही वजह है कि पोएट नहीं समझ पाया उसके गाने को, लेकिन इतना समझ आ रही थी उनको कि ये एक सैड सॉन्ग है। जैसे आप अगर सुन लें, किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो सुन ले कोई पार्टी सॉन्ग हो, इंग्लिश सॉन्ग या कोई सैड सॉन्ग हो, तो वो म्यूज़िक देख के पता चल जाता है कि ये सैड है या पार्टी सॉन्ग है। तो इसी तरह उन्होंने पहचान ज़रूर लिया था कि ये सैड सॉन्ग है, लेकिन वो जो सॉन्ग की एग्जैक्ट वर्डिंग थी उसे नहीं समझ पाए। तो 67 का आंसर हमारे पास हो गया, सिंगिंग इन गायलिक और केल्टिक। क्वेश्चन नंबर 68, द पोएट एज्यूम्स दैट द गर्ल वॉज सिंगिंग आ या एन डैश। ऑप्शन ए ओल्ड बैलेड, ऑप्शन बी ट्रेजिक वर्स, ऑप्शन सी फनी सॉन्ग या ऑप्शन डी लविंग सॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 68 जो है हमारा, उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ट्रेजिक वर्स। मैंने आपको ऊपर ही बताया, ट्रेजिक वर्स मतलब कि एक बहुत ही सैड सॉन्ग गा रही थी वो। तो ट्रेजिक वर्स इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 69, द सॉलिटरी लैस वस लैस। अच्छा, लैस जो होता है वो गर्ल के लिए यूज़ होता है
तो उसमें पूछा जा रहा है द सॉलिटरी लैस या गर्ल वॉज सिंगिंग, ये जो है रोमांटिक थीम्स भी नहीं गा रही थी, एंथुसियास्टिक सॉन्ग्स भी नहीं गा रही थी, हेम्स भी नहीं गा रही थी। हेम्स मतलब जो गीत वगैरह होते हैं जैसे क्रिसमस वगैरह के, तो वो भी नहीं गा रही थी। तो प्लेंटिव, हाँ, तो 69 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, प्लेंटिव नंबर्स में गा रही थी, तो 69 ही जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, द पोइट वॉज मच मूव्ड दैट ही फेल्ट द सॉन्ग ऑफ द गर्ल हैज़ नो डैश। जो पोइट थे वो उस गर्ल की आवाज़ में इतना खो गए थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसका कोई एंड होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, एंडिंग, इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 71, द टूल यूज बाय द सॉलिटरी रीपर मैंशनड इन द पोम इज़। अच्छा, वो जो सॉलिटरी रीपर थी वो काश्तकारी कर रही थी खेतों में, शायद सब्जियां तोड़ रही थी, तो क्या कुछ कर रही थी, तो उसके पास एक टूल था वो काश्तकारी करने के लिए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बुक में कौन सा टूल मेंशन है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पेड, ऑप्शन नंबर बी शॉवल, ऑप्शन नंबर सी सिकल, या ऑप्शन नंबर डी हैमर। तो जो क्वेश्चन नंबर 71 है उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिकल। जो सॉलिटरी रीपर थी उसके पास जो टूल था वो सिकल था जिससे वो काश्तकारी कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 72, द वर्ड हाईलैंड रेफर्स टू। जो हाईलैंड लफ्ज़ है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो हाईलैंड गए थे ना, स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में गए थे जहाँ उन्होंने उसको देखा, सॉलिटरी रीपर को देखा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो लफ्ज़ हाईलैंड है उससे क्या मुराद है। तो ऑप्शन नंबर ए, रिच एरियाज़ ऑफ स्कॉटलैंड, क्या वो अमीर एरिया स्कॉटलैंड में गए थे। ऑप्शन नंबर बी, पोश एरियाज़ ऑफ स्कॉटलैंड, क्या वो बहुत ही बैकवर्ड एरिया ऑफ स्कॉटलैंड में गए थे। ऑप्शन नंबर सी, क्या वो अपर क्लास ऑफ इंग्लैंड में गए थे। या ऑप्शन नंबर डी, माउंटेन रीजन ऑफ स्कॉटलैंड। तो हाँ, बिल्कुल यही है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, माउंटेनस रीजन ऑफ स्कॉटलैंड। जो हाईलैंड विलियम वर्ड्सवर्थ है वो माउंटेनस रीजन ऑफ स्कॉटलैंड में गए थे जहाँ उन्होंने उसको देखा, सॉलिटरी रीपर को, गर्ल को देखा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73, शेडी हॉन्ट रेफर्स टू। जो शेडी हॉन्ट है ये भी पोम में लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि उससे क्या मुराद है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, मीडोज़ ऑफ इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी, बोअर्स ऑफ स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर सी, आइलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, या ऑप्शन नंबर डी, ओएसिस ऑफ द डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया। तो 4 ऑप्शंस है हमारे पास, जल्दी से आप बता दें, कमेंट में लाजमी आप वो किया करें, पार्टिसिपेट किया करें, इससे आपकी तैयारी और ज़्यादा होगी। और ये आपने जो 200 MCQs हैं उनको हिफ्ज़ करना है। तो ऐसे ही आप कमेंट्स में लिखेंगे तो आप अच्छे से इसको याद कर सकेंगे। और हाँ, ये मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, एक बार ये लेक्चर सुनने से आपका कुछ भी नहीं होगा। देखें, एक बार सुनने से आपके दिमाग में नहीं पैदा होगा, आप इसको 2-3 मरतबा लाजमी आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके दिमाग में ये बस जाए और आपको इंग्लिश के MCQs में, सेकेंड ईयर इंग्लिश के MCQs में आपको फिर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी और पेपर में आप मज़े से, आराम से, इत्मीनान से MCQs करेंगे। तो 73 में पूछा जा रहा है कि शेडी हॉर्न से क्या मुराद है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओएसिस ऑफ द डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया। ये इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 74, द सॉलिटरी रीपर वॉज बिलोंग टू डैश। ऑप्शन नंबर ए, द मॉडर्न सिटी, ऑप्शन नंबर बी, द डेजर्टेड विलेज, ऑप्शन नंबर सी, द माउंटेनस वैली, या ऑप्शन नंबर डी, द कोस्टल एरिया। तो अभी मैंने बताया कि हाईलैंड का मतलब क्या है, द माउंटेनस रीजन ऑफ स्कॉटलैंड। तो इसे पूछा जा रहा है कि जो सॉलिटरी रीपर थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी। तो जाहिर सी बात है वो माउंटेनस वैली से ही करती थी। तो यही वजह है कि जब वो माउंटेनस रीजन में गए तो उन्हें सॉलिटरी रीपर दिखी। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ
क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। द प्ले 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब वॉज रिटन बाय। अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया अपना सॉलिटरी रीपर के MCQs। तो अब हम बढ़ते हैं अपने MCQs की तरफ जो कि बिलोंग करते हैं 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये पूरे बुक रीडिंग के साथ उर्दू एक्सप्लेनेशन भी की हुई है इसकी, और क्वेश्चन आंसर्स भी सारे इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हुए हैं, इसके MCQs भी इंपॉर्टेंट डिस्कस किए गए हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकेंड ईयर इंग्लिश 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब के नाम से, तो आप लाजमी उसको देख सकते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि जो प्ले है हमारे निसाब में शामिल, हमारे सिलेबस में शामिल 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब, उसे किसने लिखा। अगर तो जिसने हमारा वो लेक्चर लिया है तो वो उसको बगैर ऑप्शंस को देखे बता सकता है। तो जो 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब है वो लिखा है ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक आर्थर ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 76। 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब इज़ अ डैश। वो क्या है, ये भी मैंने MCQ करवाया हुआ है। अगर आपने वो MCQ के लेक्चर लिए होंगे तो आपको पता होगा कि 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब क्या है, एक मेलोड्रामा है। तो ऑप्शन नंबर सी, मेलोड्रामा इज़ द राइट आंसर ऑफ 76। तो अगर आपने वो नहीं लिया अभी तक MCQ का लेक्चर, तो आप जल्दी से प्लेलिस्ट में जाकर आप MCQ वाला लेक्चर ले लें, ताकि आप जब इस वीडियो को देखें तो आपको सारे MCQs के आंसर आते हों। क्वेश्चन नंबर 77। द पोर्टर एड्रेस मिसेस ओकेंटब बाय सेइंग अ वर्ड। तो जो पोर्टर है वो मिसेस ओकेंटब को क्या कहकर बुला रहा था। तो पूरी बुक रीडिंग हमने की हुई है, अगर आपने बुक रीडिंग नहीं सुनी तो वो लाजमी 4 पार्ट्स में हमने, टोटल 4 पार्ट्स में हमने वो बुक रीडिंग की है। बुक रीडिंग प्लस उर्दू एक्सप्लेनेशन भी है उसकी। तो आप वो जल्द से जल्द 4 पार्ट्स का लेक्चर ले लें अगर आपने नहीं लिया अभी तक। तो उससे आपकी इसकी सारी प्रॉब्लम्स, इस चैप्टर की सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स भी हैं वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। जैसा भी आपको क्वेश्चन आंसर दे दिया जाए और जैसा भी आपको घुमा फिरा कर MCQ दे दिया जाए तो आप आराम से वो MCQ कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, जो पोर्टर था वो मिसेस ओकेंटब को क्या कहकर बुलाया था उसने, तो वो बार बार लव कहकर बुला रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 78। हु टर्न्स द गैस फुल ऑन एंड लाइट्स द फायर फॉर मिसेस ओकेंटब इन रेलवे वेटिंग रूम। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसने वो जो गैस थी उसको फुल कर दिया था और जो आग थी उसकी लाइट उसको किसने तेज़ कर दिया था जब मिसेस ओकेंटब रेलवे रूम में थी, रेलवे वेटिंग रूम में थी। तो ऑप्शन नंबर ए द जेंटलमैन, ऑप्शन नंबर बी पुलिसमैन, ऑप्शन नंबर सी पोर्टर, या ऑप्शन नंबर डी अ वुमेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द पोर्टर इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 78। जो पोर्टर था उसने क्या किया था कि जब मिसेस ओकेंटब आई तो उसने आग वाली लाइट जला दी। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द पोर्टर। क्वेश्चन नंबर 79। द टोटल नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स इन द प्ले इज़। तो ये तो बच्चों वाली बात है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अभी तक नहीं पता तो आप बहुत पीछे हो। तो आप अगर आगे जाना चाहते हो, जो बाकी बच्चे हैं जिनको इसका आंसर आता है, आप भी उनके साथ मिल सकते हैं। आपको क्या करना होगा, जो 4 पार्ट्स हमने बनाए हैं उसके बुक एक्सप्लेनेशन के, उर्दू एक्सप्लेनेशन की थी, बुक रीडिंग वगैरह, आप वो देखें 4 पार्ट्स, और MCQs के हमने 2 पार्ट्स किए हैं इसके, वो भी आप देखें, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देखें। तो आपको ये चैप्टर हिफ्ज़ हो जाएगा और आप भी जो दूसरे बच्चे हैं उनकी तरह अच्छे से बगैर देखे इसको ऑप्शंस को आप आंसर दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स जो थे वो थे 3।
3 कैरेक्टर्स थे। जो पहला था वो था ही कैरेक्टर, दूसरा शी कैरेक्टर जिसका नाम मिसेस ओकेंटअप था, और तीसरा जो कैरेक्टर था वो पोर्टर था। इन 3 कैरेक्टर्स के अलावा और कोई भी कैरेक्टर नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 79 में 3 ऑप्शन जी ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, when the scene of the play starts, the waiting room is almost wet due to rain, almost bright because of gaslight, almost in darkness, या almost dusty due to storm। जब प्ले का स्टार्ट होता है तो वेटिंग रूम कैसा था? तो आपने अगर बुक रीडिंग वो सुनी है हमारी उर्दू एक्सप्लेनेशन, तो आपने पढ़ा होगा कि वो जो वेटिंग रूम था वो ऑलमोस्ट इन डार्कनेस था, मतलब कि बिल्कुल वो अंधेरा ही था तकरीबन उसमें। तो फिर बाद में पोर्टर ने आके लाइट्स वगैरह जलाई, फायर को ऑन किया। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑलमोस्ट इन डार्कनेस। क्वेश्चन नंबर 81, द थीम ऑफ द प्ले इज़ बेस्ड अपॉन ट्रेडिशनल थीम ऑफ। जो प्ले था 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटअप, इसकी थीम क्या थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो लाजमी लेक्चर लें आप, इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है वो है रिवेंज, क्योंकि जो ही कैरेक्टर है वो मिसेस ओकेंटअप से स्ट्रेन थॉप आया था, बदला लेने ही आया था, और बाद में उसने मिसेस ओकेंटअप को मार भी दिया था, बदला लिया था। क्यों बदला लिया था? क्योंकि जो मिसेस ओकेंटअप है उसने ही कैरेक्टर की इनोसेंट वाइफ और इनोसेंट डॉटर को एक कार एक्सीडेंट में मार दिया था। कार एक्सीडेंट में उनको डेड कर दिया था। और किस वजह से? क्योंकि वो पहली बात तो ये कि वो शराब की हालत में थी, नशे की हालत में थी, और दूसरा ये कि उसने बेट लगाई हुई थी कि वो अंडर 15 मिनट्स, अपने दोस्तों के साथ बेट लगाई थी कि वो अंडर 15 मिनट्स क्या करेगी, स्टेन थॉप से कॉस्ट तक जाएगी। और जो पोइट हैं इसके, उन्होंने वाज़िया तौर पर बताया कि उनके बेंड्स देखे जाएं, ब्लाइंड कट्स देखे जाएं उस रोड के, तो आधे घंटे से पहले तो इंसान सोच भी नहीं सकता पहुंचने की, लेकिन उसने चूँकि 15 मिनट में पहुंचने की बेट लगाई थी, शर्त लगाई थी, तो यही वजह है कि वो ओवर स्पीड कर रही थी, जिसकी वजह से ही कैरेक्टर की बीवी और बेटी की जान चली गई। तो ये पूरी कहानी थी, मैंने आपको एक समरी के तौर पर बता भी दिया। अब आपके इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 82, द लेडी कैरीज अ सूटकेस दैट हैज़। जो शी कैरेक्टर थी मिसेस ओकेंटअप, उसने एक सूटकेस कैरी किया हुआ था अपने साथ, तो उस पर क्या लगा हुआ था? तो इस पर लगा हुआ था एक लेबल, अ टाई ऑन लेबल। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ 82। जो सूटकेस था उसके ऊपर लेबल लगा हुआ था जिसके ऊपर मिसेस ओकेंटअप लिखा हुआ था, और इसी लेबल पर उसकी ही कैरेक्टर की नज़र गई और ही कैरेक्टर ने पहचान लिया कि हाँ यही मिसेस ओकेंटअप है। तो एक लेबल का बहुत ही ज़्यादा, इस लेबल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ लेबल इन 20 मिनट्स विद ओकेंटअप, तो वो उसका भी आंसर हमने करवाया हुआ है विद उर्दू एक्सप्लेनेशन। तो आप हमारे चैनल पे जाकर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप वहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं या क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आ सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो 82 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अ टाई ऑन लेबल। क्वेश्चन नंबर 83, द स्पीच एंड ड्रेस ऑफ द लेडी डिफाइन हर एज अ वाइफ ऑफ अ डैश। अच्छा, जैसी उसकी ड्रेसिंग थी उस लेडी की, मिसेस ओकेंटअप की, तो उससे क्या लग रहा था कि वो किसकी बीवी है? अ ब्रोकन मैन, क्या वो एक टूटे हुए शख्स की बीवी लग रही थी? ऑप्शन नंबर बी, क्लर्क, क्या वो एक मामूली क्लर्क की बीवी लग रही थी? ऑप्शन नंबर सी, प्रॉस्परस प्रोफेशनल और बिजनेसमैन, क्या वो एक बहुत अमीर तरीन बिजनेसमैन की बीवी लग रही थी? या ऑप्शन नंबर डी, क्रिमिनल, क्या वो किसी चोर की
बीवी लग रही थी। तो जैसी ही उसकी ड्रेसिंग थी मिसेस ओकेंटअप की, तो ये वाजिया बुक में लिखा हुआ है कि वो एक प्रॉस्परस बिजनेसमैन की बीवी लग रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रॉस्परस प्रोफेशनल और बिजनेसमैन इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 84, द कलर ऑफ द हेयर ऑफ मिसेस ओकेंटअप वॉज, जो मिसेस ओकेंटअप के बाल थे उनका कलर क्या था? तो ये भी बुक में लिखा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया जो हमने 4 पार्ट्स में किया है तो लाजमी लो, उससे लाजमी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको किसी भी MCQ का आंसर नहीं भूल सकते अगर वो लेक्चर ले लेंगे, ये मेरी गारंटी है। और फाइनल पेपर्स में भी इससे रिलेटेड कोई भी घुमा फिरा कर वो MCQ पूछ लेते हैं तो आपको कोई भी उसमें परेशानी नहीं होगी। तो उसके लिए शर्त यह है कि आपको पहले लेक्चर पूरा देखने होंगे। वो 4 पार्ट्स वाले छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा पूरा आपका चैप्टर। तो आप देख लें, इसमें आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो बुक में वाज़िया तौर पर लिखा गया है कि जो मिसेस ओकेंटअप के हेयर थे वो थे माउस ब्राउन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस दैट द लेडी इन द रेलवे वेटिंग रूम इज़ अ मैरिड वुमेन। तो हमें कैसे पता चला कि वो जो लेडी थी उसमें वेटिंग रूम में जो मिसेस ओकेंटअप थी, हमें कैसे पता चला कि वो एक शादीशुदा औरत है, शादीशुदा लड़की है? तो हमें इस वजह से पता चला कि उसमें बताया गया है कि उसने एक वेडिंग रिंग पहनी हुई थी। तो यही वजह है कि वेडिंग रिंग पहनी हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि वो एक मैरिड वुमेन थी, शादीशुदा वुमेन थी, उससे हमें पता चलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अ वेडिंग रिंग इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 85। तो आए हम 86 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 में हमसे पूछा जा रहा है, द जेंटलमैन ही एंड मिसेस ओकेंटअप आर इन द वेटिंग रूम फॉर चेंजिंग द लूप लाइन टू डैश। ऑप्शन नंबर ए साउथहैम्पटन, ऑप्शन नंबर बी विल्शायर, ऑप्शन नंबर सी स्टेनथॉर्प या ऑप्शन नंबर डी कैंट। तो इसका जो राइट आंसर है 86 का वो है ऑप्शन नंबर सी स्टेनथॉर्प। स्टेनथॉर्प इज़ द राइट आंसर। When the gentleman was in Korea, it was, अच्छा वो कौन सा महीना था और कौन सा साल था जब जो जेंटलमैन था, ही कैरेक्टर था, वो कोरिया में था? तो ये भी बुक की लाइन है, आप लाजमी लेक्चर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जून 1940, ऑप्शन नंबर बी जून 1953, ऑप्शन नंबर सी जून 1940 या ऑप्शन नंबर डी जून 1941। तो क्वेश्चन नंबर 87 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जून 1953 था। तो जून 1953 इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 88, मिसेस ओकेंटअप वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर। अच्छा, मिसेस ओकेंटअप कितनी देर तक जेल में रही, कितनी देर तक उन्हें जेल की सज़ा काटनी पड़ी? तो ऑप्शन नंबर ए 16 मंथ्स, ऑप्शन नंबर बी 18 मंथ्स, ऑप्शन नंबर सी 14 मंथ्स या ऑप्शन नंबर डी 12 मंथ्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो जिन्होंने लेक्चर लिया है उन्हें पता चल गया होगा, उनको आता होगा और वो कमेंट सेक्शन में लिख भी चुके होंगे। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 18 मंथ्स। बच्चों को 18 मंथ्स याद रखना नहीं उनको आता या उनसे नहीं याद रखा जाता, तो आप ये याद रखें कि उनको 1.5 साल लगा, 1.5 साल, 1.5 ईयर्स उन्होंने प्रिजन में गुजारा, जो कि 18 मंथ्स बनते हैं। ऐसे आपको ऐसी ट्रिक्स जो होती हैं उनसे याद रहता है। तो 88 का जो राइट आंसर है वो है 18 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 89, फॉर विनिंग द बेट मिसेस जूडी ओकेंटअप वॉज ड्राइविंग हर कार विद द स्पीड ऑफ। तो वो जो मिसेस ओकेंटअप थी वो ये बेट जीतने के लिए, शर्त जीतने के लिए, वो जो अपनी गाड़ी थी वो कितने मील पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रही थी? तो ऑप्शन नंबर ए 20 माइल्स एन आवर,
ऑप्शन नंबर बी 30 माइल्स एन आवर, ऑप्शन नंबर सी 40 माइल्स एन आवर, या ऑप्शन नंबर डी 50 माइल्स एन आवर। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कितने मील पर आवर की रफ्तार से जो मिसेस ओकेंटअप थी वो ड्राइव कर रही थी। तो ये बुक में वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि 50 माइल्स एन आवर, 50 मील पर घंटे की रफ्तार से, या 50 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से जो मिसेस ओकेंटअप है वो अपनी बेट जीतने के लिए ड्राइव कर रही थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 89 का। क्वेश्चन नंबर 90, मिसेस ओकेंटअप attended a cocktail party, then she drove her car fast for winning a या and dash। ऑप्शन नंबर ए रेस, ऑप्शन नंबर बी स्पोर्ट्स कार, ऑप्शन नंबर सी गोल्डन ज्वेलरी सेट, या ऑप्शन नंबर डी बैट। जो मिसेस ओकेंटअप है वो क्या जीतने के लिए उन्होंने पार्टी अटेंड की, तो वो क्या जीतने के लिए अपनी गाड़ी बहुत तेज़ चला रही थी। क्या उन्होंने रेस लगाई हुई थी? बिल्कुल नहीं। क्या स्पोर्ट्स कार जीतने के लिए उन्होंने वो कार तेज़ चला रही थी? नहीं। क्या वो गोल्डन ज्वेलरी सेट जीतने के लिए तेज़ गाड़ी चला रही थी? ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, क्या वो शर्त या बेट जीतने के लिए इतनी गाड़ी तेज़ चला रही थी? तो हाँ, दैट कुड बी अ डिस्कशन। तो यही राइट आंसर है। उन्होंने बेट लगाई हुई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी बेट इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 91 की जाने बढ़ते हैं। व्हेन द मैन टुक आउट हिज रिवॉल्वर फॉर किलिंग मिसेस ओकेंटअप, द पोर्टर केम टू इन्फॉर्म देम दैट अ ट्रेन वॉन्ट बी इन टिल। तो जब जो ही कैरेक्टर था वो भी रिवॉल्वर उसके जाने बढ़ाई ही थी अपनी मिसेस ओकेंटअप की जाने। तो उसी दौरान क्या हुआ, पोर्टर आया। तो पोर्टर ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि ट्रेन बारिश की वजह से, तूफ़ान की वजह से और ज़्यादा लेट हो गई है और कब तक नहीं आएगी। तो इसमें टाइम बताया गया है 8:30, 9 बजे तक, या 9:05 या 9:10 तक नहीं आएगी। तो ये भी बुक में वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है। उसने बोला था कि 9:05 तक नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो हमारे पास आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 9:05 इज़ द राइट आंसर। समटाइम्स वन ऑफ दीज ब्रीफ कैजुअल मीटिंग्स मे ऑल्टर योर लाइफ। तो ये ही करैक्टर का है, मैं पहले ही बता दूं, ये ही करैक्टर के अल्फाज हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ छोटी छोटी मीटिंग्स ही आपकी ज़िंदगियां तब्दील कर देती हैं। जैसे कि ही करैक्टर की लाइफ तब्दील की किसने? जो कोरियन गर्ल थी, उसकी स्माइल से ही करैक्टर की जो ज़िंदगी थी वो तब्दील हो गई। मैं मज़ीद आगे नहीं बढ़ूँगा क्योंकि अब 45 मिनट्स की तो हो चुकी है वीडियो। अब मेरा गला जो है बिल्कुल वो एंड हो चुका है। मैं नॉन स्टॉप बना रहा हूँ। तो अगर आपने स्टोरी पूरी सुननी है तो लेक्चर मेरा है, तो आप उससे सुन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी का जो राइट आंसर है वो है ही करैक्टर। ही करैक्टर ने ये लाइंस बोली थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, वेंजेंस इज़ नॉट विकेडनेस, इट इज़ नॉट विकेड टू पनिश द ईवल डोर, हु इज़ ईवल डोर। कौन था जो बुरा इंसान था जिसको पनिश करनी थी? तो मैं आराम से बता रहा हूँ, ऑप्शन नहीं रीड कर रहा क्योंकि अब जो मेरा गला है बिल्कुल एंड हो गया है। और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, अभी आप बोल रहे होंगे तो सर पानी पी लें आप वीडियो को स्टॉप करके, आप दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन मेरा आज रोज़ा है और मैं रोज़े की हालत में भी आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ। तो आप इसको अप्रिशिएट करने के लिए ही आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं रोज़ के रोज़ लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, सुबह शाम कर रहा हूँ। और मैं रोज़े की हालत में होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं कोई छोटा मोटा लेक्चर 5-10 मिनट का भी कर सकता था, लेकिन मुझे आप लोगों की फ़िक्र है, आप लोगों ने अच्छी तैयारी करनी है तो कोई लेट ना हो, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बेल आइकन का भी लाजमी प्रेस करना ताकि आपको लाजमी एक नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। आप मेरे इस हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करें।
आप सब्सक्राइब करें, आपका एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसे ही लेक्चर डिलीवर करता रहूँगा। और अगर सब्सक्रिप्शंस नहीं ज़्यादा हुई तो ज़ाहिर सी बात है हार्ट ब्रेक भी होता है, इंसान इतनी मेहनत करे और उसको उसका फल भी ना मिले। तो आप लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर अच्छा है, इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन सी है, मिसेस ओकेंटब ईविल डोर थी। क्वेश्चन नंबर 94, नो आई बेग फॉर माई डेथ, kill me, blot out that picture which is always before my eyes and which I cannot endure. This statement is, ये जो स्टेटमेंट थी वो एक लाई था, एक झूठ था, जो कि मिस्टर कैंटम ने ही करेक्टर से बोला था। जो 94 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, नहीं, अच्छा लाई तो झूठ तो था ही, लेकिन ये प्रिटेंड भी कर रही थी, प्रिटेंशन भी थी कि मतलब कि ऊपर ऊपर से कह रही थी। तो इसका जो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है वो है 94 का है, जो सी ऑप्शन है। वो प्रिटेंड कर रही थी अच्छी बनने के लिए प्रिटेंड कर रही थी, असल में वो अच्छी थी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 95, द आर्टिकल, अच्छा यहाँ तक उसके 20 मिनट्स पे जो मिसेस ओकेंटब के हो गए हैं MCQs। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वो किसने लिखी रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बर्ट्रैंड रसल ने रीअवेकनिंग ईस्ट लिखी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 95। 96 में पूछा जा रहा है अल्टरनेशंस ऑफ पावर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट हैव अकर्ड थ्रू आउट द लास्ट। तो इसका 96 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 4000 सेंचुरीज एंड मोर। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, आपको भी पता चल रहा होगा कि मैं जल्दी MCQs निकाल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा गोल है कि मैं आपको एक MCQ समझाऊँ। तो भले जितनी मर्ज़ी मेरी बुरी हालत हो रही हो तो मैं आपको लाजमी समझाऊँगा। 96 में हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो अल्टरनेशन ऑफ पावर है, पावर की तब्दीली, कभी ईस्ट पावर में आ जाता था, कभी वेस्ट पावर में आ जाता था। तो ये जो पावर्स की अदला बदली है, कभी ईस्ट के पास कभी वेस्ट के पास, तो ये कितने टाइम से चल रही है? तो ये चल रही है 4000 सेंचुरीज़। 4000 सेंचुरीज़ से ज़्यादा हो गया कि ये जो अल्टरनेशन ऑफ पावर है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट ये चल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 97, द वेस्ट वॉज डोमिनेंट फॉर 7 or 8 centuries from the conquest of Alexander until the fall of। 97 का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोम इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 98, हु वाज सक्सीडेड इन डिस्ट्रॉइंग द रोमन पावर। जब रोमन्स के पास पावर थी, रोमन रेंग्स नहीं है, रोमन एक वो नाम है, कंट्री का तो नाम नहीं था। जैसे क्रिश्चियंस मुस्लिम्स हैं वैसे ही रोमन्स होते हैं। तो किसने जो रोमन की पावर थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था? तो जर्मन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था रोमन्स की पावर को। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 99, एन एम्पायर कंसिडरेबली larger than that of Rome in its greater days was established by option number A Ottoman Empire, option number B Muslim Caliphate। तो हाँ, इसका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है, मुस्लिम कैलिफेट इज़ द राइट आंसर। आज का लास्ट MCQ। मेरी जो हिम्मत थी वो जवाब दे चुकी थी तकरीबन जब हम लोग 80 में पहुँच गए थे, 70-80 में पहुँच गए थे। मैंने आपको बताया रोज़े की वजह से तो मेरा गला जो है बिल्कुल जल रहा है, लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं 100 तक करके ही रहेंगे। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 100 आ चुका है हमारे पास। द पीरियड आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर वॉज एक्चुअली द डार्क एजेस फॉर। अच्छा, जब वो पीरियड जब रोमन एम्पायर जो था उनके हाथों से पावर चली गई थी, उनका फॉल था,
तो ये किसके लिए डार्क एजेस माना जाता है, किसके लिए तारीखी का समा माना जाता है? उस ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम ऑफ स्पेन, ऑप्शन नंबर बी मिडल ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी इंडियन एम्पायर, या ऑप्शन नंबर डी क्रिश्चियन यूरोप। तो जब जो रोमन एम्पायर का जब फॉल हुआ तो ये जो क्रिश्चियन यूरोप था उसके लिए बहुत डाउनफॉल का समा था, क्योंकि उस टाइम पे जो यूरोप था, आज तो यूरोप बहुत ही वेल है, आज यूरोप दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं यूरोपीय ममालिक, लेकिन उस टाइम पे जो यूरोप थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से सफ़र कर रहे थे। तो 100 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्रिश्चियन यूरोप इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 100। तो हमने इसका 50% टोटल जो 200 हमने MCQ करने हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 200 एक्सपेक्टेड MCQ हैं हमारे, जो कि पेपर में लाजमी आएंगे। तो हमने उसके 100 MCQs हम कर चुके हैं, 1 से लेकर 100 कर चुके हैं। 1 से लेकर 50 तक हमने लास्ट वीडियो में किए थे, और 51 से लेकर 100 तक हमने 51 से लेकर 100 तक हमने इस वीडियो में कर लिए। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी आप समझते हैं कि आपको उससे फ़ायदा मिला है, नॉलेज मिली है, तो लाजमी अप्रिशिएट करने के लिए, देखिए मैं कोई फ़ीस वगैरह तो लेता नहीं हूँ। अब काफ़ी ऑनलाइन टीचर्स भी हैं जो कि फ़ीस लेते हैं, बाकायदा उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, वहाँ पर फ़ीस लेने के बाद वो लेक्चर्स अपलोड करते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं फ्री लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ। तो और अच्छे क्वालिटी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, जो आप लेक्चर लेंगे तो आपको कभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी उस टॉपिक में। तो आप मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेंथ मिलेगी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही लेक्चर डिलीवर करता रहूँगा। ये एक आपका एक सब्सक्राइब या एक लाइक मेरे लिए फ्यूल साबित करता है, फ्यूल की मानंद है। तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि एक ही नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके जो भी नई वीडियो आएगी हमारी। तो हमने 100 तक कर लिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम 101 से लेके 150 तक करेंगे MCQs, जो कि हमारा पार्ट 3 होगा, और सेकंड लास्ट पार्ट होगा ये 200 MCQs का। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और देखते रहें आप एलीज़र एजुकेशनल एकेडमी।